आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है पारुल ने। CSIR नेट केमिकल साइंस ऑल इंडिया रैंक 9, गेट केमिस्ट्री ऑल इंडिया रैंक 69, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2। और जब ये वीडियो सेशन मैंने उनके साथ रिकॉर्ड किया तो उस समय उनको एक और एग्जाम के बारे में जो कि उन्होंने दिया था उसके बारे में भी पता चला कि उस एग्जाम को भी उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। तो आज इस सेशन में हम पारुल की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने तमाम जो चुनौतियां थी उनको पार पाते हुए उनको ये सफलता मिली, कैसे उन्होंने CSIR नेट में ऑल इंडिया रैंक बनाया, साथ ही गेट में भी उन्होंने ऑल इंडिया रैंक बनाया, और किस तरह से IISc में PhD में एडमिशन लिया और उसके बाद UPSC जियो साइंटिस्ट का एग्जाम भी ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ क्वालिफाई किया। हेलो। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे साथ पारुल। पारुल के बारे में जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपको बताया, ये नाम केमिस्ट्री की फील्ड में आपने भी इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है वो आज इनके बारे में जान जाएंगे और बहुत मोटिवेशन मिलेगा, खासकर ऐसे स्टूडेंट को जो ये मानते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। तो उन्हें आज जब इनकी स्टोरी वो सुनेंगे तो काफ़ी मोटिवेट होंगे और लाइफ में कैसे फेलियर्स को पीछे छोड़कर सक्सेस हमको हासिल करनी है वो आपको इनसे जानने को मिलेगा। तो पारुल, सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में बताइए कि आपने अपना BSc MSc कहाँ से किया, कितने परसेंटेज आपके आए, और आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं। क्या आप पहले शुरू से ही आप इतने टॉपर स्टूडेंट थे? आप अपने बारे में ये सब बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ लाइक फ्रॉम माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मेरी जो स्कूलिंग थी वो मेरे मतलब गांव के पास ही एक छोटा सा शहर था, तो वहीं वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। और उसके बाद मैंने मतलब कुछ और ही सोचा था डॉक्टर बनने का, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने 1 साल नीट के लिए भी ड्रॉप किया था, फिर वो भी कुछ नहीं हुआ। देन फिर मैंने BSc ही ज्वाइन की, जो मैं नहीं करना चाहती थी, बट फिर ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे करनी पड़ी। यस, जनरली ऐसा ही होता है कि जब 12th में आपके बायो थी। यस सर, 12th में मेरे पास मेडिकल था। यस, हाँ जी। जनरली यही होता है कि जब 12th में हमारे बायो होती है तो हमारा ड्रीम होता है कि 12th के बाद हमें नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है। पहले तो जब मैं 12th में था उस समय हर स्टेट का अपना प्री मेडिकल टेस्ट होता था, तो हमारा ड्रीम यही होता है। लेकिन जब वो ड्रीम हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो जनरली देखा गया है कि स्टूडेंट मोस्टली BSc की तरफ ही मूव होते हैं, ना चाहते हुए भी। बिल्कुल सर। तो मतलब मेरी मम्मी का भी ऐसा सपना था कि हाँ मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो बट वो सपना वहीं टूट गया। और लेकिन बट मैंने BSc के बाद भी मैंने फर्स्ट ईयर तक ट्राई किया, बट फिर भी नहीं हो पाया। बट चलो ठीक है, हो गया। अभी तो वैसे ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, बट चलो ठीक है, वो तो हो गया सर। और उसके बाद मैंने BSc के बाद वही MSc, क्योंकि उसके बाद उस टाइम तो सर वैसे भी इतना इंटरनेट भी नहीं था कि हाँ मुझे पता हो कि BSc के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने वही जो होता है ना कि भेड़ चाल, तो हाँ ठीक है MSc कर लेते हैं। और फिर मैंने MSc केमिस्ट्री चूज की, और MSc केमिस्ट्री फिर मैंने, और BSc मैंने मेरे वहीं पे जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे एक गवर्नमेंट कॉलेज था तो वहीं से की। और उसके बाद मैंने MSc की, वो भी एक कॉलेज था चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। फिर मुझे हुआ कि चलो ठीक है, MSc भी हो गई। और ऐसे होता है ना कि हाँ ठीक है, MSc के बाद क्या, MSc के बाद क्या, PhD। और PhD का सर कभी से ही मुझे ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे PhD करनी है, बट MSc करते ही घर पे तो नहीं जा सकते। तो होता है ना कि MSc के बाद हाँ सब बैचमेट्स तैयारियां कर रहे, मतलब ऐसे होता है ना कि प्लान कर रहे होते हैं कि क्या करेंगे क्या करेंगे। तो सबका ऐसे था कि हाँ चलो दिल्ली चलते हैं और नेट गेट की तैयारी करते हैं। और सर सच बताऊं तो उस टाइम तक तो मुझे गेट एग्जाम का भी नहीं पता था कि गेट एग्जाम केमिस्ट्री की ही फील्ड में होता है या फिर गेट एग्जाम जैसा भी कोई नाम है। और फिर मैंने दिल्ली गए हम, और मेरी दोस्त थी मेरे साथ एक, फिर हम दोनों ने दिल्ली करियर इंडेवर में लिया, कोचिंग ली 6 महीने के लिए। और हमने ऐसे सोचा था कि क्योंकि मैं पढ़ाई में सर ऐसे नहीं थी कि भी बहुत ही लो थी या फिर बहुत एवरेज थी, मतलब मेरी ग्रेस्पिंग पावर स्टार्टिंग से ही अच्छी है। तो फिर मैंने हुआ कि नहीं सोनम, अब की बार 6 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट में कर देंगे। क्योंकि जब पढ़ना शुरू होती थी तो मैं फिर ऐसे नहीं था कि हाँ ठीक है लेजीनेस, जो करना है फिर वो करना ही है। फिर
कोचिंग के साथ साथ जैसे हमने फर्स्ट टाइम ऐसे कोचिंग ली थी, उससे पहले मैंने कभी कोचिंग भी नहीं ली, मतलब कभी ऐसा नहीं था कि ट्यूशन लगाया हो मैंने स्कूल टाइम में या कभी भी। तो वो फर्स्ट टाइम कोचिंग थी और हमारा ऐसा था कि हाँ कोई सामने पढ़ा रहा है, इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ते थे। लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्वांटम वगैरह ये नाम तो सर पहली बार ही सुने थे। बीएससी में आई थी नहीं आई थी कुछ भी याद नहीं है कि क्वांटम नाम की भी कोई चीज़ होती है। बायो के देखा ही स्टूडेंट को क्वांटम से बहुत फोबिया होता है वैसे भी। एग्जैक्टली सर, क्वांटम, बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इन बिल्कुल सबको सर, हम जनरली यही सोचते हैं कि इन सबको हम अवॉइड कर देंगे। बिल्कुल सर। तो हमारा भी यही था। हम क्या करते थे, जो ड्रॉपर्स बच्चे होते थे ना, या फिर मेरी एक सीनियर थी, तो मैं पूछती थी कि दीदी कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ सकते हैं कि ऑप्शंस में निकल जाए, क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं सी सेक्शन में, तो 25 अटेम्प्ट करने हैं, तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो हम छोड़ सकते हैं। फिर दीदी बोलते थे ये बड़े बड़े चैप्टर्स है, क्वांटम, काइनेटिक्स, ये तो मत छोड़ना। बट फिर हम बोलते थे दीदी मैथ्स तो आता नहीं है, हम तो बायो के स्टूडेंट हैं, तो ये डेरिवेशन वगैरह तो नहीं हो पाएगी हमसे, तो हम एक क्वांटम छोड़ दे, बाकी चीजें कर लेंगे। तो बोलती ठीक है फिर भी हो सकता है। तो फिर हमने क्वांटम भी छोड़ दी। ऑल्दो मैंने नोट्स मतलब हर एक सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे कि इन फ्यूचर अगर करनी भी पड़ जाए तो मेरे पास एटलीस्ट कंटेंट हो। तो मैंने हर एक क्लास अटेंड की थी, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की। ऐसा नहीं था कि क्वांटम में छोड़ रही हूँ तो मैंने क्लास ही अटेंड नहीं की कि वो टाइम में पढ़ रही हूँ। नहीं, मैंने हर एक क्लास अटेंड की, सारे नोट्स प्रिपेयर किए बहुत अच्छे से। ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब ये क्वांटम करने वाली हूँ, बट मैंने छोड़ दी थी। क्वांटम छोड़ दी, ग्रुप थ्योरी छोड़ दी, थर्मोडायनेमिक्स भी छोड़ दी। ऐसा था कि वो डेरिवेशन क्या पूछ क्या रहे हैं ये, मतलब वैंडरवाल्स इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे था ये तो आ ही नहीं सकता, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इससे अच्छा है बाकी की जो चीजें हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लेंगे। जो बच्चे क्रिकेट देखते होंगे और क्रिकेट खेलते होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी कोई बाउंसर आती है तो हम जनरली उस बॉल को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही कुछ बायो के स्टूडेंट का भी हाल होता है जब वो क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इवन ग्रुप थ्योरी से भी काफ़ी स्टूडेंट को एक फोबिया होता है। तो बिल्कुल सर, अक्सर यही मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ यही होता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही मैंने भी छोड़ दिया। बट हाँ, बाकी की चीज़ें मतलब मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे होता था कि अगर आधे घंटे का बीच में ब्रेक मिला है, तो भाग के जाएँगे। और मतलब पास में ही रूम लिया हुआ था, भाग के जाएँगे, मतलब खाना बनाते थे खुद भी बीच में, और फिर जल्दी से आएँगे। और शाम को भी ऐसे होता था कि हम 3 बजे तक फ्री हो जाते थे क्लास से। जाते ही ठीक है 15 मिनट में खाना खाना है, फिर हमने आधे घंटे या 40 मिनट सोना है, और उसके बाद फिर हम मतलब पढ़ते ही रहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम दिल्ली रहे थे या फिर हम जिया सराय से बाहर भी निकले हों कि चलो ठीक है आज यहाँ पे। ऐसे सुना है कि हौज खास में बहुत पब वब है, हमने तो मतलब उतने कि वहां से बाहर कदम ही नहीं रखा था। जो अभी पारुल ने कहा तो उससे जो अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद अभी सीएसआईआर, नेट, गेट या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी को ये सीख मिलती है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि ये जो समय है ये वापस नहीं आने वाला है, और आपको अपना 101% देना है, जिससे कि आगे चलकर आपको ये रिग्रेट ना हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आपको ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। कई बार ये होता है कि डिस्ट्रैक्शंस हावी हो जाते हैं और हम उन डिस्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो पारुल ने कहा वो बात आई थिंक सभी स्टूडेंट जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये समझनी चाहिए कि जो समय पढ़ाई का समय है वो समय वापस लौट कर नहीं आने वाला है। इसीलिए आपको उस टाइम को जो आपको मिला है उसको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो फिर ऐसे ही मतलब दिसंबर तक टाइम गया, और मतलब टाइम का पता ही नहीं चला सर कैसे निकल गया। हमें उस टाइम ऐसे था कि जितनी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इसमें तो आसानी से हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रीवियस ईयर करते थे तो वो भी ऐसे होता था कि क्योंकि क्लास में जाते थे तो टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते थे तो वो हमसे सोल्व हो जाते थे। बट और रात को भी हम 2 बजे तक सोना, फिर सुबह 6 बजे क्लास, 6:30 क्लास होती थी तो 5:45 उठ भी जाते थे। मतलब 4 या 5 घंटे ही सोते थे बस, और दिन में आधा घंटा सोते थे। इस मतलब हमने इतनी जोरदार तैयारी की थी, मतलब जोरदार नहीं बोल सकते उसको, कि हमने बहुत हार्ड वर्क बहुत किया था। तो फिर हमें ऐसे था कि हो जाएगा। और जिस दिन पेपर देने गए
और पेपर देने गए और पेपर दे के जब निकल रहे थे तब बस ये मान लीजिए कि मतलब रोना ही निकल रहा था कि ये क्या हुआ हमारे साथ, कि कुछ भी नहीं आता था। ऐसे लग रहा था कि पहले रिजल्ट पता चल गया था कि ये पेपर तो नहीं होने वाला। बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा था कि जो क्वांटम छोड़ी है, ग्रुप थ्योरी छोड़ी है, थर्मोडायनामिक्स छोड़ी है, बहुत गलती कर दी छोड़ के। बिकॉज सर एक्चुअली ऐसे हुआ कि मुझे लगा था कि ऑर्गेनिक आती है, बट ऑर्गेनिक उतनी ही आती थी जितनी नोटबुक में थी। नोटबुक से अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अप्लाई होता है नोटबुक वाली चीजें, बट क्वेश्चन नहीं सोल्व होता था। तो इसलिए ऑर्गेनिक भी नहीं हुई और वो फिजिकल भी छोड़ दी, तो इसलिए पेपर तो गया। और हम ऐसे था कि अब क्या करेंगे, फिर छोड़ दिया सर। और हम घर आ गए वापस। ओके, ये बात है कौन से सन की बात है ये? फर्स्ट अटेम्प्ट सर, एक्चुअली मैं 2018 पास आउट हूँ ना, तो ये दिसंबर 2018 की बात है सर। ओके, तो दिसंबर 2018 का जो अटेम्प्ट आपने दिया था उसमें डिस्पाइट ऑफ कि आपने इतना अच्छा सब कुछ प्रिपरेशन किया, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स आपने छोड़ दिए उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं लगा कि उस साल का जो पेपर, उस अटेम्प्ट का पेपर आपका इतना अच्छा नहीं हुआ। यस सर, फिर वो होता है ना कि जब फेल हो जाते तब हमें रियलाइज होता है कि हमारी क्या क्या गलती थी, वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो वही सर फिर बाद में पता चला। लाइक उसके बाद फिर जैसे घर आने के बाद फिर गेट का एग्जाम भी फिल किया हुआ था। और फिर गेट का जब एग्जाम देने गए तो एक्चुअली गेट का एग्जाम कंसेप्चुअल होता है, ऐसा नहीं है कि रटने वाली चीजें होती है। और फिर हमने 10-15 दिन तैयारी की उसकी। फिर हमने बार का फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया कि बार का फॉर्म फिल कर देते हैं, उसका भी मार्च में इंटरव्यू हो, एग्जाम होता है शायद। फिर हमने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, तब पता चला कि बायो वाले स्टूडेंट्स फिल ही नहीं कर सकते बार का एग्जाम। फिर सर हमने तैयारी छोड़ दी थी कि नहीं होने वाला। तो इसमें जब हम एलिजिबल ही नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे गेट का एग्जाम देके। तो फिर हमने इतना सीरियसली पढ़ाई भी नहीं की। फिर घर वाले बोलते थे जिस दिन पेपर था तो बोले कि पेपर तो दे आओ एटलीस्ट। फिर हम ऐसे ही जस्ट पेपर देने चले गए और पेपर ठीक हो गया था। ऐसा क्योंकि जितना किया था उसमें कंसेप्ट अच्छे थे, ठीक है, मतलब बेसिक्स अच्छे थे। तो वो उसी बेसिस पे पेपर आया था और ठीक ठाक हो गया। और फिर मार्च में जब रिजल्ट आता है तो मेरी 153 रैंक आई। और मैं देख के बहुत हैरान हो गई कि मतलब ऐसे कैसे, CSIR के पेपर तो इतना गंदा हुआ और ये गेट में ऐसे कैसे हो गया। फिर मुझे कुछ टीचर्स का फोन आया, उन्होंने बोला अरे ONGC से कॉल लेटर आ जाएगा अगर अच्छी वैकेंसी निकली तो। फिर मैंने देखा ये ONGC क्या होती है क्योंकि मुझे वो भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे सिर्फ बार का पता था, वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुना था इतना ही। फिर मैंने ONGC के बारे में सर्च किया कि अच्छा ये क्या है। फिर मैंने सर्च करते करते मैं उसके अंदर इतना हो गई कि नहीं अब तो यही करना है। कि फिर मैं वेट करने लगी थी कि हाँ कॉल लेटर आए आए आए। तो उससे पहले ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जिनसे भी मैंने पूछा उन्होंने उन्होंने यही बोला कि नहीं इंटरव्यू का कॉल लेटर तो पक्का आएगा। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उससे पहले 90 सीट्स आई थी ONGC में। सर फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी और इंटरव्यू था, तो इसलिए मैंने सोचा कि IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली के PhD के फॉर्म्स फिल कर देती हूँ, ताकि वहां पे अगर मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये इंटरव्यू चीज क्या होती है, क्योंकि उससे पहले कभी लाइफ में इंटरव्यू फेस ही नहीं किया। और सर फिर मैंने इंटरव्यू दिए और वहां पे जाके देखा अच्छा ऐसे सामने प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, ऐसे तुम्हें सामने खड़ा कर दिया जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं तो सर कांप रही थी फर्स्ट इंटरव्यू में, तो मुझे भी याद है IIT बॉम्बे में। और वो हो गया। फिर मेरा वहां पे भी सिलेक्शन हो गया, IIT बॉम्बे और दिल्ली दोनों। ओके, ग्रेट। यस। फिर उसके बाद ONGC का इंटरव्यू था जून में और मैंने इंटरव्यू देने गई। सर फिर वहाँ पे एक्चुअली इंटरव्यू से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पे ONGC के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि कैसे क्या होता है, क्या पर्क्स अलाउंसेस होते हैं, कैसी लाइफ होती है। और वो देख के मैं बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि अट्रैक्ट हो गई थी ONGC से कि नहीं अब तो यही जाना है मुझे, जिंदगी में लाइफ चाहिए तो ऐसी ही चाहिए। क्योंकि सर सच बताऊं तो उससे पहले मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि PhD मुझे करनी नहीं थी। मुझे ऐसे था ही नहीं कि मुझे करना क्या है, लाइफ का पता ही नहीं था कि कहाँ जा रही है, बस भेड़ चाल में ठीक है CSIR सब दे रहे हैं दे लेते हैं। तो उस टाइम सर मुझे एक टारगेट मिल गया कि नहीं, इंटरव्यू से पहले कि जाना तो यही है। ऑल्दो मुझे क्लियर हो गया था कि इस बार नहीं होना, क्योंकि सीट्स बहुत कम थी तो 153 रैंक में नहीं होगा। बट फिर मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद फिर मम्मी बोलती ज्वाइन करना है IIT बॉम्बे वगैरह। मैंने कहा नहीं, PhD नहीं करनी। अब तो चाहे मुझे 1 साल घर बैठना पड़े, मैं बैठ के ही तैयारी करूंगी। और 153 अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई तो नेक्स्ट ईयर तो मैं पूरी मेहनत करके लेके ही आऊंगी।
तो सर फिर ऐसे मैंने ड्रॉप ईयर लिया वो वाला साल। और यहाँ पर अभी जो करंटली स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री के बाद अभी सीएसआईआर नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या विदाउट कोचिंग सीएसआईआर नेट या गेट जैसे नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है केमिस्ट्री की फील्ड में, क्या उन एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है? सर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ही लेनी पड़ेगी। बिना कोचिंग के भी यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है कंटेंट। बट इस चीज़ में मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सब कुछ कंटेंट अवेलेबल होता है, बट स्टूडेंट्स को एक थोड़ी सी वो नहीं होती कि हम कौन सा यूट्यूब फॉलो करें, कौन सा चैनल फॉलो करें। एक बार वो भी फॉलो किया, मान लो काइनेटिक्स है, जे केमिस्ट्री से भी कर ली, फिर कहीं दूसरे ये अनअकैडमी से कर ली, या फिर कैम अकेडमी से भी कर ली, तो मतलब सर वो टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाती है। प्लस बहुत ज़्यादा होता है यस एक्चुअली। सर। ऑनलाइन का आई थिंक यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। अगर या तो आपने अगर ऑनलाइन में कोई कोर्स अगर परचेज कर रखा है यस तो फिर भी आप एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज स्टेगर्ड होती है सारी वीडियोस। अगर कोई किसी चैनल पर है, कोई किसी चैनल पर है, तो वो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। यस सर। तो मतलब सिर्फ इतना ही मानना है मेरा, अदरवाइज कंटेंट सारा अवेलेबल होता है, बट बाउंड्री नहीं पता होती कि कहाँ मुझे स्टॉप करना है, इस चैनल तक स्टॉप करना है, नहीं ये वाला यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वो सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। और टाइम पीरियड होता है हमारे पास सिर्फ 6 महीने, तो 6 महीने में अगर आप इतने सारे सिलेबस को इधर उधर जाके देखना की कोशिश करोगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है, सिलेबस भी कवर यस, करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर। तो उसके बाद फिर आपने अगेन जो ड्रॉप लिया, उसके बाद फिर आपने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया? सर एक्चुअली लाइक ओएनजीसी का इंटरव्यू देने के बाद मुझे मतलब ऐसे हो गया था, एक मतलब मुझे ना बिल्कुल मेरा क्लियर टारगेट मिल गया था, जाना अब यही है, कुछ हो जाए। फिर मैंने स्टार्ट किया कि मेरी गलती क्या क्या थी, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया था एग्जाम देके कि एक तो सिलेबस की बहुत कमी है, दूसरी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ तुझे वही आता है जो नोटबुक पे लिखा हुआ है, वही सेम कंसेप्ट्स नए क्वेश्चंस पे लगाना नहीं आते, कि कोई अगर बेस आ रहा है तो कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, वहीं से क्यों निकालता है, या फिर ये वाला प्रोडक्ट ही मेजर क्यों बन रहा है, मतलब कैसे क्या रिएक्शन हो रहे हैं, मैकेनिज्म कुछ भी नहीं आता था सर, सिर्फ नोटबुक वाला आता था। तो मुझे था सबसे पहले मुझे जो मेरा वीक पार्ट है वही सबसे मतलब बढ़िया करना है। फिर मैंने जे केमिस्ट्री ज्वाइन किया, क्योंकि होता है ना सर कि जब आपको आपके पास कोई पढ़ाने वाला ना हो, लेकिन आप बार बार कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ समझाने वाला नहीं होता कि हाँ ये क्यों हो रहा है, और वो चीज़ आप गूगल पे हर एक छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे कि हाँ क्यों। फिर मैंने जे केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन किया कि चलो, क्योंकि उसकी वीडियो मुझे मतलब जे केमिस्ट्री चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही थी, तो मैंने वो परचेज किया, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं थी। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि मैंने पहले सबसे पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, देन मैंने क्वांटम की, थर्मो की, ग्रुप थ्योरी की, सिलेबस कवर करके, और फिर मैंने सर ऑर्गेनिक की वीडियोस देखना स्टार्ट किया कि क्वेश्चंस करती थी। उसके बाद मोस्टली मेरे गलत होते थे और मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ बहुत बड़ा ड्रॉबैक अभी के टाइम में। तो फिर मैंने क्वेश्चंस लगाती थी, फिर उसकी वीडियो सॉल्यूशंस देखती थी, और हर एक क्वेश्चन मतलब छोटी सी भी नई चीज़ होती थी कि हाँ मतलब अगर कोई मिथोक्सिनोल है तो उसका एसिडिक मीडियम में कैसे लाइक वो कीटोन बन जाता है, मतलब हर एक छोटी चीज़ जो मुझे आती थी वो मैं सारी की सारी नोट्स में लिख लेती थी। ऐसा नहीं है कि सारे की क्वेश्चन आंसर, सिर्फ नए कंसेप्ट्स जो मुझे समझ में आते थे मैं वो नोट्स में ऐड ऑन करती जाती थी, और ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सोल्व किए होंगे सर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही टेस्ट सीरीज ले ली थी, और पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया था कि हाँ इतने महीने में मैंने चैप्टर वाइज 2-2 बार देने हैं। फिर मैंने मतलब टेस्ट सीरीज का तो मैंने एक भी टेस्ट अनअटेम्प्टेड छोड़ना ही नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस हद से ज़्यादा की है सर। मतलब रिवीजन तो मेरी ऐसे हो गई थी कि हाँ मैंने बहुत बार पढ़ लिया था, याद हो गई थी चीज़ें, क्वेश्चन जो नोट्स में था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मतलब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करती रहती थी। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया, और फिर जब मेरा दिसंबर में नेक्स्ट CSIR नेट हुआ, फिर उसमें मेरी आई थिंक 16 रैंक आई थी पहले। फिर उसके बाद मैंने गेट दिया 2020 में, और नेक्स्ट मतलब ड्रॉप करने के बाद,
बट गेट का एग्जाम जब मेरा रिजल्ट आया तो उसमें रैंक आई 180। लाइक पहले अटेम्प्ट में 153 और उसके बाद में 180। तो मतलब मैं बिल्कुल टूट गई थी कि बिना पढ़ाई किए 153 और पूरा साल मैंने रात दिन कर रखा है और अब 180। तो मैं बहुत रोई। फिर घर वाले बोले कोई बात नहीं, अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई है तो टेंशन नहीं ले, कोई बात नहीं, तेरा मन कर रहा है तो फिर से कर ले, अगर पीएचडी ज्वाइन करनी है तो पीएचडी ज्वाइन कर ले। मुझे फिर से हुआ कि नहीं, पीएचडी नहीं करनी, मुझे जाना है ओएनजीसी में ही जाना है। मतलब सर एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो मैंने कभी यूट्यूब से या फिर कहीं पे भी किसी की गाइडेंस नहीं ली कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मैं कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं, या फिर मैं कैसे खुद के टाइम को मैनेज करूं, मुझे नींद आती है, ये सब चीजें कभी आई नहीं सर मेरे दिमाग में। नींद वाला तो सीन ही नहीं था, अपने आप सुबह 6 बजे आंखें खुल जाती थी, नहीं करना है पारुल। अगर बोर होती थी क्योंकि घर आपके पे, सामने आपका टारगेट था ओएनजीसी। यस सर, अगर मैं बोर होती थी कि बोर इन द सेंस मतलब डिप्रेस होती थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो सर मैं हमेशा यूट्यूब पे ओएनजीसी की वीडियोस देखती थी। वहां पे ट्रेनिंग की कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियोस डाल रखी है, तो वो देख के मेरे अंदर मतलब ऐसे हो जाता था पाल यही लाइफ चाहिए यही जाना है। तो बस वो वीडियो देखते ही फिर मैं फिर से मोटिवेट हो जाती थी और मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर देती थी कि नहीं जाना तो यही है। तो ऐसे ही हुआ सर। और फिर 180 रैंक आने के बाद मैंने फिर से बोला कि नहीं, 1 साल और ड्रॉप देखी जाएगी, क्योंकि उसके साथ साथ मेरी बीएड चल रही थी एक्चुअली। तो ऐसा था कि ठीक है बीएड भी हो जाएगी 2 साल की। तो फिर 1 साल और मीन्स ऐसे। आपने प्लान बी प्लान सी आपका ऑलरेडी पहले से रेडी था। यस सर, यस सर। ऐसे था कि अगर पीएचडी नहीं करनी है तो वेस्टेज में नहीं जाएगा टाइम, तो मैंने बीएड में एनरोल कर लिया था कि चलो एक डिग्री हो जाएगी, कहीं पे भी काम आ सकती है। यस। एंड जो आपने पहला ड्रॉप लिया उसमें भी आई थिंक जो आपने एक बात कही वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी स्टूडेंट जो इस समय देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको, जब आप एग्ज़ाम हॉल में एक्चुअल में जब वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो उस समय आपको हेल्प करेगा। कई बार कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन प्रैक्टिस कम करते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज दोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। साथ ही एक रियल एग्जाम में जाकर कैसे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसकी भी प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। कई बार हमें कंसेप्ट पता होता है लेकिन उस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये हमको सही से हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। Yes, sir. तो मतलब प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, उसके बिना नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है। मतलब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक नोट्स मैंने बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे मान लो सर कि बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे कि हाँ जैसे सारी चीजें याद हैं। बट याद करने से पेपर क्लियर नहीं होता जब तक आप वो कंसेप्ट क्वेश्चंस पे लगा नहीं पाओगे। तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं हुआ सर, अदरवाइज मैंने मोस्टली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, बट उसमें से हुआ कुछ भी नहीं था। ओके, देन अगेन आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की। यस सर, फिर मैंने 180 रैंक आने के बाद फिर से मुझे हुआ कि नहीं मुझे फिर से करना पड़ेगा। और फिर आई थिंक कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि घर पे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है सर। तो फिर मैंने एक रूम लिया, घर वालों को बोला कि नहीं हो पा रहा है मुझसे मुझसे यहाँ पे ड्यू टू सम सिचुएशंस। फिर मैंने एक रूम लिया, फिर वहीं पे फिर मैंने अलग रूम में पढ़ाई शुरू की। और मतलब उस टाइम फिर मुझे ऐसे हो गया था कि ये पर अब की बार तो किसी भी हालत में होना चाहिए। उसके बाद तो सर मैंने, मेन ग्रुप होता है ना कि जो कोई भी नहीं करता, मेन ग्रुप भी मैंने इतने अच्छे से किया है कि मतलब जितनी हो पाए हर एक रिएक्शन पारुल तुझे आनी चाहिए। तो मेन ग्रुप भी नहीं छोड़ा, स्टैटिस्टिकल जो भी मतलब मोस्टली बच्चे नहीं करते वो, मतलब एक एक छोटा सा पार्ट क्या होता है सर वो भी नहीं छोड़ा। इवन जिस टाइम सेकंड ड्रॉप लिया था उस टाइम गेट का सिलेबस चेंज हो गया था, और जिस टाइम बीएससी वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया था, दे वर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, और सिलेबस चेंज हो गया था। जो नए सिलेबस भी ऐड हुआ था ना वो भी मैंने ढूंढ ढूंढ के अपने आप से नोट्स बनाए, क्योंकि उस टाइम वो सिलेबस कोई करवा भी नहीं रहा था। तो मैंने मतलब एक भी चीज नहीं छोड़ी गेट के लिए। और उस टाइम तो दिन रात का उस टाइम भी कुछ नहीं पता था सर कि कैसे टाइम जा रहा है। बस जल्दी से फिर मैंने CSIR आया, और दिसंबर में फिर से, मतलब बीच वाला नहीं दिया था शायद, आई थिंक कोविड की वजह से हुआ नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर। बट ये फिर दिसंबर वाला आया, नवंबर में हुआ था सर, ये सर उस टाइम। तो मैंने दिया,
और पेपर मतलब ऐसे था कि हाँ सब कुछ आता है, मतलब ऐसे इजीली सब कुछ हो गए थे। 25 क्वेश्चंस मेरे आसानी से हो गए थे। और जब रिजल्ट आया मेरे 25 के 25 करेक्ट थे और मेरी रैंक फिर 9 आई। और मैं ऐसा था कि सही ग्रेट। हाल में 9 रैंक आ गई है तो केवल गेट में भी आनी चाहिए। और जब गेट का एग्जाम देने गई तो मैं उससे पहले वाली रात ऐसे था कि हाँ मैंने 12 बजे सो जाना है, नेक्स्ट डे थोड़ा फ्रेश होके जाना है। बट सर मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आ रही है, 3 बजे तक, 4 बजे तक। लिटरली मम्मी ने 6 बजे की अलार्म लगाई हुई, 6 बजे की अलार्म लगाई हुई थी और मैं 5:30 जाके थोड़ी सी नींद लगी होगी। उससे पहले मैं लिटरली रो रही थी कि नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे। इतनी ज्यादा प्रेशर में थी कि नहीं पारुल अब की बार हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। फिर मम्मी ने जब उठाया मैं मम्मी पे गुस्सा हो रही, मम्मी अभी नींद आई थी, आधा घंटा और सोने देते। फिर मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं ले, पेपर अच्छा हो जाएगा। फिर मैं आराम से उठती हूँ, पेपर देने जाती हूँ और पेपर बहुत इजी, लाइक क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बीएससी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे तो बहुत इजी डाला हुआ था, मतलब बिल्कुल ही बीएससी वाला। और मुझे ऐसे था कि मैंने इतने टफ टफ चीजें पढ़ के आई हूँ उसमें से कुछ भी नहीं आया, ये तो 1 महीने भी जिसने पढ़ा होगा उसने भी कर लिया होगा पेपर। तो मेरे लिए वो बहुत ही ऐसे था कि पेपर तो अच्छा हो गया बट सबका ही अच्छा हुआ होगा, तो इसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं थी। फिर रिजल्ट आता है तो मेरी रैंक आती है 69 और मैं जो रो रही हूँ घर पे। मेरी भाभी बोलती है ग्रेट। गेट में जिसकी रैंक 200 300 भी आई हुई है ना उनके भी न्यूज़पेपर में नाम आए हुए हैं, वो इतने खुश हैं ये है, और तू 69 में रो रही है। तो मैंने कहा 69 में कुछ होगा तो नहीं, मुझे ओएनजीसी वाले लेंगे ही नहीं, मुझे तो अंडर 10 चाहिए थी तभी तो जाके मेरा ओएनजीसी में होगा। तो फिर घर वाले फिर कोई बात नहीं तू परेशान मत हो ऐसे ऐसे। तो सेकंड टाइम भी नहीं हुआ सर मेरा। फिर मुझे था कि क्योंकि उस टाइम सर कोविड भी चल रहा था तो ओएनजीसी ने रिक्रूटमेंट भी नहीं ली थी। फिर मुझे ये टेंशन हो गई कि अब क्या होगा, ये तो ले भी नहीं रही, अगर थर्ड टाइम मैं ड्रॉप भी करती हूँ तो कोई श्योरिटी भी नहीं है कि ओएनजीसी वैकेंसी निकालेगी। तो इसलिए फिर मैंने मतलब आईएससी के लिए अप्लाई कर दिया इंटरव्यू के लिए। और फिर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर आईएससी में एडमिशन हो गया और फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन कर ली। यस सर, एक्चुअली 9 रैंक जब आया तो उससे मुझे एसपीएम फेलोशिप का कुछ पता भी नहीं था कि ऐसी कोई फेलोशिप भी होती है। तो जब आईएससी में एडमिशन हो गया तो जस्ट इवन मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, उससे 10 दिन पहले जुलाई में 21 22 जुलाई तक मुझे मेल आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर एसपीएम फेलोशिप एंड इंटरव्यू हैज टू बी कंडक्टेड ऑन 13th अगस्त। तो मुझे हुआ कि ये एसपीएम फेलोशिप क्या होती है। फिर मैंने सर उसके बारे में सर्च किया कि क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने सबसे मेन बात मुझे ऐसे आ रही थी कि मैंने तो फॉर्म ही फिल नहीं किया कोई फेलोशिप का, तो ये कहाँ से मेल आया है। फिर मैंने देखा कि अच्छा ये टॉप 15 स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली मेल जाता है इंटरव्यू के लिए। तो फिर मैंने सर एसपीएम के लिए मतलब इंटरव्यू दिया, घर पे ही दिया था, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। और वो भी ठीक हो गया था सर, क्योंकि मेरे कंसेप्ट 2 साल में अब सारा दिन मतलब पूरे 2 साल दिए तो ऑब्वियसली कंसेप्ट अच्छे हो गए थे। तो वो इंटरव्यू भी अच्छा हो गया सर। और फिर मतलब 5-6 महीने में जब मैं कैंपस आई बैंगलोर तो फिर मेरा एसपीएम फेलोशिप वाला इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था। यस सर, बिल्कुल। मतलब फैमिली की टर्म्स में तो अगर मैं बोलूँ तो मतलब मुझसे लकी कोई हो ही नहीं सकता। इवन मेरी जॉइंट फैमिली है, भैया भाभी बच्चे, तो उन सब में इतना सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है सर, क्योंकि गांव में होके एक ऐसी फैमिली से आना और उसमें इतना सपोर्ट मिलना कि ठीक है, शादी के लिए सोसाइटी बोलती थी कि बूढ़ी हो जाएगी शादी कर दो, घर घर पे कब तक बैठा के रखोगे। उन्होंने कुछ लोग अगर उनको बोलते भी थे तो ये बात उन्होंने मुझ तक कभी नहीं आने दी। ये सब बातें मुझे अब रिजल्ट आने के बाद जब मेरा जियो साइंटिस्ट में हो गया तब मुझे बता रहे हैं कि बेटा ये लोग अभी इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें भी बोली हुई थी। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि कभी नेगेटिव चीजें मेरे तक आने ही नहीं दी। देवर लाइक कि देखो जितना पढ़ना है, जब भी अगर मैं थोड़ी सी डिप्रेस होती थी तो टेंशन नहीं ले, अभी छोटी दिखती है, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, तू पढ़ाई कर, तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो बस 2-3 लाइनें मेरे अंदर ऐसे हो जाती थी, पारुल इतना जो ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो उस उन लाइनों से सर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 टाइम्स हो जाती थी कि अब ये इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना तो तेरे को रिटर्न में पारुल देना ही देना पड़ेगा। तो सर मतलब
बिल्कुल, मतलब वो और भी ज़्यादा मतलब मेरे शोल्डर्स पे होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि इन्होंने इतना किया है तो अब मेरा भी फर्ज़ बनता है कि एटलीस्ट मैं रिटर्न में कुछ तो दे पाऊँ। अदरवाइज़ सोसाइटी यही बोलेगी कि पता नहीं पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, किसको ही पता है। ये तो फैमिली वाले बोल रहे हैं, हाँ, हमारी बेटी पढ़ रही है, अभी शादी नहीं करेंगे। तो सर बहुत ज़्यादा मतलब सच में आई एम वेरी मच लकी टू हैव दिस फैमिली।